नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की बड़ी खबरों पर डालते हैं। टिहरी ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर प्रतियोगिता का आयोजन। सीएम धामी ने किया वर्चुअल उद्घाटन। 19 टीमें पहुंची। नैनीताल में बारिश, ओलावृष्टि से आलू, मटर, गेहूं बुरी तरीके से प्रभावित। आड़ू, पल्म, सेब, खुमानी के फूल टूट कर गिरे। किसान फसल नुकसान, साल के सपनों और परिवार पर असर। देहरादून में रात से लगातार हो रही रुक रुक कर बारिश। तापमान में लगभग 6 डिग्री सेल्सियस की आई गिरावट। पिछले 3 दिनों से पहाड़ों में हो रही बारिश, बर्फबारी। उत्तराखंड में भूमि धोखाधड़ी और घपलों पर थामी सरकार सख्त। पुलिस ऑपरेशन प्रहार के तहत करेगी बड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड में संशोधित समान नागरिक संहिता लागू। धोखाधड़ी, बलपूर्वक विवाह पर होगी 7 साल की सजा। बीकेटीसी के सीईओ ने बद्रीनाथ धाम में लिया यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा। 23 अप्रैल को खुलेंगे कपाट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। देहरादून से खबर है। रात से लगातार हो रही रुक रुक कर बारिश। तापमान में लगभग 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। पिछले 3 दिनों से पहाड़ों में हो रही बारिश और बर्फबारी। अप्रैल में हो रही बर्फबारी ने अधिकांश क्षेत्रों में बढ़ाई ठंडक। बारिश होने से राजधानी में भी ठंड बढ़ी। अप्रैल की बारिश से चिंता में डूबे प्रदेश के किसान। रबी की फसलों के साथ साथ बागवानी पर पड़ा बड़ा असर। लीची, आम की मिठास फीकी कर सकता है मौसम। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत में हो रही बारिश। उधम सिंह नगर में गरज चमक के साथ बारिश की बौछार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर देर रात से लगातार रुक रुक कर हो रही है बारिश। तापमान में लगभग 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की बात सामने आई है। पिछले 3 दिनों से पहाड़ों में हो रही बारिश और बर्फबारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अप्रैल में हो रही बर्फबारी ने अधिकांश क्षेत्रों में बढ़ाई ठंडक। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। नैनीताल में अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि से नैनीताल और आसपास के इलाकों में आलू, मटर और गेहूं की फसलें बुरी तरीके से प्रभावित हुई हैं। तो वहीं आड़ू, पल्म और सेब, खुमानी के फूल भारी ओलावृष्टि से टूटकर जमीन पर गिर गए। किसानों का कहना है कि केवल फसल का नुकसान नहीं, बल्कि उनके पूरे साल के सपनों, बच्चों की पढ़ाई और परिवार के भरण पोषण पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा। किसान चंदन न्याल ने जिला प्रशासन और कृषि व उद्यान विभाग से आग्रह किया कि प्रत्येक गाँव में जाकर स्थलीय निरीक्षण करें, किसानों को मुआवजा प्रदान करें। जिलाधिकारी नैनीताल ने भी स्थलीय निरीक्षण कर उचित मुआवजा देने की बात कही है।
आज हमारे क्षेत्र में ओखलकांडा ब्लॉक के नाई गांव क्षेत्र में, भीड़ापानी क्षेत्र में, खुजेटी क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा ओलावृष्टि हुई है, जिससे हमारी फसल, जो मुख्य फसल है यहाँ की आलू मटर, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसके अलावा धारी ब्लॉक हो गया, रामगढ़ ब्लॉक हो गया, ओखलकांडा ब्लॉक हो गया, जो फल पट्टी भी कहा जाता है रामगढ़ और धारी ब्लॉक, वहाँ फलों को भी बहुत नुकसान हुआ है। क्योंकि आजकल जो है पुलम में, आड़ू में, खुमानी में, सेब में जो है फूल आते हैं, छोटे छोटे दाने आते हैं, उनको भी काफ़ी जो है नुकसान हुआ है। किसानों की एक प्रकार से कहें तो कमर जो है इस ओलावृष्टि ने तोड़ दी है और भारी ओलावृष्टि हुई है। खासकर जो हमारे क्षेत्र है इस पर आलू की बहुत अच्छी खेती होती है, मुख्य फसल ही आलू को जो है माना जाता है, तो उसी को जो है सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। वृष्टि से जो हमारे आलू और जो हमारे बागवान हैं उन लोगों की फ्लावरिंग का सीजन है, तो उसके नुकसान की खबरें आ रही हैं। तो मुख्य कृषि अधिकारी और मुख्य उद्यान अधिकारी को उन प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे करने के लिए और जो अनुमन्य राहत सहायता है वो उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। बुधवार को चिन्यालीसौड़ में झमाझम बारिश के बीच उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब नगर पालिका अध्यक्ष और सभासदों के बीच चल रहा विवाद अचानक ही सड़क से उठकर पुल और छत तक पहुंच गया। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि प्रशासन को भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचना पड़ा। दरअसल नगर पालिका अध्यक्ष मनोज कोहली बुधवार की सुबह चिन्यालीसौड़ टेरी झील पर स्थित आर्च ब्रिज पर आत्मदाह के लिए चढ़ गए थे, जिससे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग्स और पोस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। शहर में ऐसे पोस्टर हटवाए गए, जिसके बाद मामला तूल पकड़ता गया। अध्यक्ष अपने 1 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा जनता के सामने रख ही रहे थे कि तभी सभासदों ने मोर्चा खोल दिया और धरने पर बैठ गए। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में सगे भाइयों के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और लाठी डंडों से जमकर मारपीट की। घटना के दौरान गांव में हड़कंप मच गया। सूत्रों के अनुसार पारिवारिक कहासुनी धीरे धीरे खूनी संघर्ष में बदल गई और दोनों ही पक्षों के परिजन भी झगड़े में शामिल हो गए। मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि अभी तक इस विषय में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पथरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। देहरादून से खबर है, हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए कुछ नेताओं के बाद सियासत गर्मा गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का दावा है कि कई बड़े भाजपा नेता उनके संपर्क में हैं, जल्द ही कांग्रेस का दामन भी थाम सकते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कुंदन परिहार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी खुद अपने आंतरिक कलह से जूझ रही है और अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रही। उन्होंने कांग्रेस का डूबता जहाज बताते हुए कहा कि उस जहाज में सवार होने की इच्छा कोई भाजपा कार्यकर्ता नहीं रखेगा। कांग्रेस 6 लोगों को संभाल नहीं पा रही है और जो भारतीय जनता पार्टी से वहाँ क्यों जाएंगे। मेरा एक प्रश्न कांग्रेस से ही है कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में क्यों जाएंगे, जबकि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है
वो मुंगेरी लाल के सपने हसीन देखें वो अलग बात है, लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस की डूबती हुई जहाज में नहीं बैठना चाहेगा। कांग्रेस पहले अपने कार्यकर्ताओं को ही संभाल लें, जो 6 लोग गए हैं उनको संभाल लें, उसके बाद वो आगे की चिंता करें। ये कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस इस उत्तराखंड में निश्चित रूप से आज जिस रसातल पर पहुंच चुकी है, निचले स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अपने नेतृत्व से हताश हैं। कोई कार्यक्रम उनको काम करने के लिए नहीं है। केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। इसको लेकर देश भर के साथ साथ प्रदेश की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। विभिन्न दलों से जुड़ी महिला नेताओं की सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार की पहल पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। और आपको बता दें कि अध्यक्ष रुचि भट्ट ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए महिला सम्मान हमेशा ही सर्वोपरि रहा है। रुचि भट्ट ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। हम तो बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। अब ये देखिए, महिला सम्मान भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विशेष उनका योगदान रहा है। और उन्होंने बहनों को, क्योंकि वो कहते हैं हमेशा कि आज मैं प्रधानमंत्री हूँ तो अपनी बहनों की वजह से हूँ, तो उन्होंने एक स्नेह और एक तोहफे के रूप में सभी बहनों को ये अपना गिफ्ट दिया है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का सारी महिलाओं की तरफ से, महिला मोर्चा उत्तराखंड ही नहीं, मुझे लगता है पूरे राष्ट्र की महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत नमन और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं। देहरादून से खबर है, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बंगाल में भाजपा की जीत का दावा किया है। पश्चिम बंगाल से चुनाव प्रचार कर लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में परिवर्तन की लहर साफ दिखाई दे रही है। उनका कहना है, बंगाल की जनता बदलाव चाहती है। मुख्यमंत्री धामी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में डर का माहौल बनाया है, जिससे जनता निराश है। उन्होंने कहा, जहां जहां चुनाव होते हैं वहां भाजपा को जीत मिलती रही है और इस बार भी यही रुझान देखने को मिलेगा। धामी के मुताबिक बंगाल की जनता का रुझान डबल इंजन सरकार की ओर बढ़ रहा है, जिससे ये कहा जा सकता है कि राज्य में भाजपा सरकार बनने की संभावना मजबूत है। में लोगों में इस बार पूरी तरह से परिवर्तन की लहर है और लोग वहाँ की सरकार को बदलना चाहते हैं। टीएमसी की सरकार ने वहाँ पर पूरी तरह से एक सिंडिकेट की तरह काम किया है, भय और डर का माहौल पैदा किया है। वहाँ पर लोगों के अंदर घोर निराशा है। लोग वहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार जहाँ भी जिन राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं, डबल इंजन लोग लगा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार बन रही है, एनडीए भाजपा की सरकार बन रही है। बंगाल में भी इस बार डबल इंजन की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी में है। चर्चा है कि आगामी संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण से जुड़े कानूनों में संशोधन लाया जा सकता है, ताकि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व देने की दिशा में प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। रिपोर्ट देखिए। महिलाओं को राजनीति में सम्मानजनक हिस्सेदारी देने के लिए मोदी सरकार 2023 में लाए गए कानून को संशोधित करने जा रही है। खास बात यह है कि देश भर की तरह उत्तराखंड में भी महिलाओं की नजर अब आगामी संसद के विशेष सत्र पर है, जहां महिला आरक्षण को लेकर नए संशोधित कानून के आने की उम्मीद है। देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी में है। चर्चा है कि आगामी संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण से जुड़े कानून में संशोधन किया जा सकता है। हम तो बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। अब ये देखिए, महिला सम्मान भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विशेष उनका योगदान रहा है। और उन्होंने बहनों को, क्योंकि वो कहते हैं हमेशा कि आज मैं प्रधानमंत्री हूँ तो अपनी बहनों की वजह से हूँ। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये जो महिला आरक्षण की बात है, ये जो मुद्दा है, ये कांग्रेस पार्टी का ब्रेन चाइल्ड है। श्रीमती सोनिया गांधी जी हमेशा से चाहती थी कि सदनों में जो आधी आबादी है उनको प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन यूपीए सरकार में एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाकर ये अटक गया, क्योंकि हमारे पास बहुमत नहीं था।
ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से इस मुद्दे को छीना, लेकिन 2023 से केवल गाजर लटकाने के अलावा और कोई काम इस दिशा में नहीं किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये जो है एक सराहनीय पहल है और महिलाओं को और सशक्त बनाया जाए, उनको आरक्षण दे के और मजबूत बनाया जाए, तो ये बहुत अच्छी पहल है। इसके बाद जो यहाँ सीटें बढ़ेंगी, कितनी सीटें, लगभग 105 की जैसे आंकड़ा लोग मीडिया के द्वारा दिया जा रहा है, उस हिसाब से 105 सीटें आ सकती हैं या उसके आसपास। और इसके कारण से क्या, सीटें बढ़ने के कारण से और ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा लोगों को। महिलाओं को आरक्षण की मांग अभी खत्म भी नहीं हुई। एक और विवाद सरकार की परेशानी चुनाव से पहले बढ़ा सकता है। उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद के विभिन्न क्षेत्रों को नए जिलों के रूप में गठित करने की मांग को लेकर प्रकाश कुमार डबराल ने कहा कि उत्तराखंड में नए जिले न बनने के कारण ढेर सारी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए ही 11 और नए जिले बनने चाहिए और सरकार को इस ओर गंभीरता से ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक अभियान तेजी के साथ चलाया जाएगा। समिति के अनुसार राज्य के कई दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में आज भी विकास कार्यों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच नहीं पा रहा है। प्रशासनिक दूरी और संसाधनों के असमान वितरण के कारण आम जनता को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विपक्षी दल भी इस समर्थन के साथ सरकार को चौतरफा घेरने में जुट गए हैं और भाजपा सरकार बचाव करती नजर आ रही है। यहाँ पर उत्तराखंड में जिलों की मांग ये आज से नहीं है, जब से उत्तराखंड बना है तब से है। जनता की मांग है कि उत्तराखंड में 13 जिले हैं, 13 की जगह 26 होने चाहिए थे, लेकिन अभी हरीश राव जी के टाइम पर 11 जिलों की नाम आए थे और जो इस प्रकार हैं। उत्तरकाशी से अलग है रवाई घाटी, जिसमें 3 ब्लॉक हैं, प्रोला, मोरी, नौगांव, और टिहरी से अलग है नरेंद्र नगर और प्रतापनगर। पौड़ी से अलग है कोटद्वार, बिरोखाल। चमोली से अलग है गैरसैंण और थराली। नैनीताल से अलग है हल्द्वानी, रामनगर, और हरिद्वार से अलग है रुड़की। देहरादून से अलग है विकासनगर, चक्रोता। में नए जिलों की लगातार मांग उठती रही है। भाजपा की सरकार में निशंक जी ने 15 अगस्त के मौके पर इसकी घोषणा भी की थी, लेकिन वो सरकार इस पर आगे नहीं बढ़ पाई। और हरीश रावत जी की सरकार ने तो बाकायदा नए जिलों के गठन के लिए जो है फंड भी जारी किया था उसके सर्वे के लिए, लेकिन भाजपा सरकार उसके बाद उस पर आगे नहीं बढ़ पाई। और निश्चित तौर पर छोटी इकाइयों का गठन होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है और जनता को जनपद मुख्यालयों के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। देखिए, जिलों के गठन के, नए जिलों के गठन के संबंध में सरकार एग्जामिन करा रही है और जिलाधिकारियों से रिपोर्ट भी मांगी जा रही है और राजस्व सचिव से भी उसमें चर्चा हुई है। और जैसे ही आयुक्तों की और जिलाधिकारियों की रिपोर्ट आ जाएगी तो सरकार निश्चित रूप से उसमें विचार करेगी। उनके रिपोर्ट के आने के बाद ही सरकार उसमें निर्णय लेगी। कांग्रेस की सरकार विशेष सत्र के जरिए महिला आरक्षण विधेयक को अंतिम रूप दे सकती है। दरअसल इसमें परिसीमन प्रक्रिया को अपनाया जाना है। परिसीमन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, लिहाजा राज्यों में मौजूद जनसंख्या के आधार पर सीटों को तय किया जाएगा। फिलहाल जनसंख्या 2011 की जनगणना के आधार पर मानी जानी है। इसके पीछे की ये वजह है कि हर 10 साल में होने वाली जनगणना साल 2021 में नहीं हो पाई थी। ऐसे में परिसीमन का आधार जनगणना 2011 को ही रखा जाएगा। इसके आधार पर उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें 105 तक बढ़ने की उम्मीद है, जबकि फिलहाल राज्य में 70 विधानसभा सीटें हैं। साथ ही यदि नए जिलों का गठन किया जाता है तो इससे न केवल प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और न्याय जैसी सुविधाएं भी आम जनता तक आसानी से पहुंच सकेंगी और स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और क्षेत्रीय पहचान को बढ़ावा मिलेगा। प्रस्तावित नए जिलों में उत्तरकाशी से पुरोला, नौगांव, मोरी क्षेत्र, टिहरी से नरेंद्रनगर, प्रतापनगर, पौड़ी से कोटद्वार, बिरोंखाल, चमोली जनपद से गैरसैंण, नैनीताल से हल्द्वानी, रामनगर के साथ ही हरिद्वार से रुड़की, देहरादून जिले से विकासनगर, चक्राता, अल्मोड़ा से रानीखेत, पिथौरागढ़ से डीडीहाट तथा ऊधम सिंह नगर से काशीपुर, गदरपुर, बाजपुर क्षेत्र शामिल हैं।
यदि इन मांगों पर भविष्य में कोई फैसला होता है तो नए जिलों का गठन किया जाता है तो युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे और महिलाओं का सशक्तिकरण भी होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब केवल अपने राज्य तक सीमित नहीं रहे। सनातन धर्म संरक्षक के रूप में उनकी दृढ़ और निर्णायक छवि ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय चेहरा बना दिया है। सख्त निर्णयों, तेज नीति निर्माण और कठोर कानूनों के जरिए धामी न केवल उत्तराखंड में बल्कि अन्य राज्यों में भी पार्टी के प्रमुख स्टार प्रचारक बन चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहे बल्कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर उभरते हुए प्रमुख चेहरे बन चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सनातन धर्म रक्षक के रूप में धाकड़ छवि ने उन्हें भाजपा का पोस्टर बॉय बना दिया है। उत्तराखंड में अगले विधानसभा चुनाव में हैट्रिक के लिए पार्टी की पतवार उनके हाथ में ही है। साथ ही में अब गैर हिंदी भाषी राज्य बंगाल के विधानसभा चुनावों में धुरंधर स्टार प्रचारक की भूमिका में है। समान नागरिक संहिता, मतांतरण के विरुद्ध कड़ा कानून, ऑपरेशन कालनी में सरकारी भूमि पर धार्मिक प्रतीक चिन्हों के आधार पर अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान समेत अपने कठोर निर्णयों के बूते मुख्यमंत्री धामी हिंदी भाषी के साथ ही गैर हिंदी भाषी राज्यों में भाजपा का चेहरा बन चुके हैं। उनकी पहचान विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी के काम आ रही है। दिल्ली, हरियाणा जैसे राज्यों के बाद हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में धामी ने कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार की बागडोर संभाली। हिंदी राज्यों के साथ गैर हिंदी भाषी राज्यों में उन्हें जनता का अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। समान नागरिक संहिता की पहल अब उत्तराखंड से होते हुए अन्य राज्यों तक पहुंच रही है। धामी सरकार ने सहज लेकिन चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के साथ समान नागरिक संहिता को क्रियान्वयन कर अन्य राज्यों के लिए भी राह आसान कर दी है। खास बात है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का प्रयोग सफल रहने के बाद गुजरात में भी इस कानून को क्रियान्वित किया जा रहा है, जबकि असम में ये चुनावी मुद्दा बन चुका है। बंगाल चुनाव में उन्होंने 4 स्थानों पर जनसभाएं की तो बनगांव में उनके रोड शो में स्थानीय लोग अच्छी खासी संख्या में उमड़े। सोमवार को उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी पश्चिम बंगाल के बनगांव पहुंचे, जहां सीएम धामी बनगांव दक्षिण सीट से स्वप्न मजूमदार, बनगांव उत्तर सीट से अशोक कीर्तनिया, बगदा सीट से सोमा ठाकुर और गैधाता सीट से सुब्रत ठाकुर के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए। ऐसे में माना जा रहा है कि सीएम धामी उत्तराखंड की सीमाओं से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। अगले विधानसभा चुनाव में जीत के हैट्रिक के संकल्प को साकार करने में धामी सरकार के ठोस निर्णय, विकास और सुशासन को केंद्र में रखकर नीति नियोजन के लिए भी धामी सरकार की पीठ थपथपाई गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी के सनातन धर्म संरक्षक की मजबूत छवि ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख पोस्टर बॉय बना दिया। उनके नेतृत्व में लिए गए कई कठोर और चर्चित फैसलों ने न केवल राज्य में उनकी पकड़ मजबूत की है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें पार्टी का भरोसेमंद चेहरा बना दिया है। उत्तराखंड में धामी सरकार के द्वारा लागू किए गए फैसले, सख्त कानून व्यवस्था के साथ घुसपैठियों पर कार्रवाई और जनता के हित में किए गए काम ने उनकी छवि को एक निर्णायक और सख्त प्रशासक के रूप में स्थापित किया है। इन फैसलों ने उन्हें खास तौर पर हिंदुत्व समर्थक वर्ग में लोकप्रिय बना दिया। भाजपा ने इसी लोकप्रियता और मजबूत छवि को देखते हुए उन्हें विभिन्न राज्यों में स्टार प्रचारक की भूमिका में अब आगे बढ़ाया है। हिंदी भाषी राज्यों के साथ साथ गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी उत्तराखंड सीएम धामी की मांग तेजी से बढ़ी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि धामी की साफ सुथरी छवि, तेज निर्णय लेने की क्षमता और आक्रामक चुनावी शैली उन्हें भाजपा के अन्य नेताओं से अलग पहचान देती है। यही कारण है कि पार्टी उन्हें लगातार बड़े चुनावी राज्यों में प्रचार के लिए आगे कर रही है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब केवल उत्तराखंड तक सीमित नेता नहीं रह गए बल्कि वो भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के ऐसे चेहरे बन चुके हैं जिन पर पार्टी भविष्य की चुनावी रणनीतियों में भी बड़ा दांव खेल रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।